हेलो क्लास। लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था HTML CSS 01 के पार्ट को। आज हम HTML CSS 02 के पार्ट को देखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर रखी हैं और किस तरह से इसे हमने कोड किया है। ये एग्जैक्टली CSS 1 जैसा ही है, बट इसमें हमने HTML CSS 2 में कुछ पार्ट CSS का थोड़ा और इंक्रीज किया है। तो उसको आप समझिए कि किस तरह से CSS 2 वाले पार्ट को हम रन कराएंगे, राइट करेंगे और एक एक लाइन की वर्किंग कैसी होने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा HTML CSS 2 है। इसमें आप देख करके समझ पा रहे होगे, ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है ये तो हमारा HTML में जो हम हेडिंग्स का यूज़ करते हैं H1 टैग, उस H1 टैग का यूज़ करके ये हमने क्रिएट कराया है। बट इस पर कुछ और प्रॉपर्टीज भी अप्लाइड हैं, जैसे कि इसका कलर चेंज हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट तो कलर ब्लैक कलर में आता है, बट इसका कलर हमें कुछ ग्रे जैसा दिख रहा है। इट मीन्स इसका कलर चेंज हुआ है। दूसरी बात, इसका अलाइनमेंट लेफ्ट होना चाहिए था, बट ये हमें सेंटर में दिख रहा है। इसका मतलब इसका अलाइनमेंट भी चेंज किया गया है। इसके अलावा आपको ये जो लाइन दिख रही है, ब्लू कलर की एक नीचे जो लाइन दिख रही है, आपको लग रहा होगा कि ये शायद HR टैग का यूज़ करके क्रिएटेड है। बट यहाँ पर हमने बॉर्डर बॉटम का यूज़ किया है इस लाइन को क्रिएट कराने के लिए। तो ये लाइन हमारा बॉर्डर बॉटम का यूज़ करके क्रिएट हुई है। बॉर्डर हमारे लेफ्ट, राइट, अप और बॉटम चार तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बॉर्डर बॉटम दिया है 2 पिक्सल का ब्लू कलर का, जिस वजह से ये लाइन हमें शो हो रही है। इसके बाद हमारा ये सिंपल सा पैराग्राफ है, इसको भी हमने सेंटर अलाइन कर लिया है। इसके बाद हमारा ये नेविगेशन बार दिख रहा है। इस नेविगेशन बार में खास बात यह है कि इसको पूरे को हमने फ्लेक्स बनाया है। इसके ऊपर हमने बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स अप्लाई करी हैं, जैसे कि आपको इसका बैकग्राउंड कलर चेंज दिख रहा होगा, साइड से ये राउंडेड दिख रहा है, ये जो हमारा है सेंटर में दिख रहा है और लेफ्ट राइट में पैडिंग और मार्जिन वगैरह दी हुई है। इसके बाद हम इसमें देख रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर डिफरेंट आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर इसका ग्रे आ रहा है। अगर हम होवर करते हैं, होवर मतलब कर्सर को लेकर के यहाँ पर जा रहे हैं, तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होकर के ब्लू हो जा रहा है। इसके अलावा जो इसका ये मेन हमारा एक्टिव वाला जो टैब है, उसका कलर हमें रेड दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने CSS से अप्लाई कर रखी है अपने नेविगेशन बार के ऊपर। नेक्स्ट हमारा ये HTML हेडिंग है। ये HTML 1 था, ये हमारा HTML टैग 2 है, H2 टैग। तो H2 टैग में हमने सिंपल सा कलर इसका ब्लू दे दिया है। उसके बाद हमारा नॉर्मल पैराग्राफ है। ये एक S3 टैग है जिसपे कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाइड नहीं है। फिर से एक पैराग्राफ, S3 हेडिंग। इस पैराग्राफ में आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये आपको बोल्ड कलर से दिख रहा है। इसका मतलब इस पर कोई ना कोई टैग यूज हुआ है। इसके लिए हम बी टैग भी यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग टैग का यूज किया है। जो बी और आई टैग होते हैं वो हमारे पुराने वर्जन में ज़्यादा यूज होते थे, पर HTML5 में हम टेक्स्ट को इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए हम स्ट्रॉन्ग टैग और EM टैग का यूज करते हैं। इटैलिक के लिए EM टैग यूज होता है और बोल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग टैग। इसके अलावा अंडरलाइन के लिए U टैग यूज हुआ है। लिंक आपको पता है कैसे क्रिएट कराते हैं, एंकर टैग A टैग में href एट्रीब्यूट का यूज करते हुए हमने लिंक यहाँ क्रिएट कराई है। टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जो नीचे आपको लिंक दे रही है वो ओपन हो जाएगी, या इस पर आप कोई भी लिंक अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा लिस्ट के कुछ एग्जांपल हैं। लास्ट वाले जो HTML CSS 01 थी उसमें भी आपने अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट देखी थी, बट उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था वो ब्लैक कलर के डॉट्स और बुलेट्स आ रहे थे। यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट का स्टाइल हमने चेंज करके इसको सर्कल कर दिया है, और ऑर्डर लिस्ट का स्टाइल 1 2 3 से चेंज करके अपर रोमन कर दिया है। सिंपल। इसके बाद हमारा HTML टेबल है। HTML टेबल में हम सबसे पहले हेडिंग वाले पोर्शन को देख रहे हैं। ये सबसे पहले आप देखिए कि हमारी जो टेबल है वो 100% विड्थ के साथ आ रही है, मतलब ये पूरे पेज को कवर कर रही है। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा जो
हमारे जो हेडिंग वाला पोर्शन है, ठीक, जो हम टीएच से क्रिएट कराए हैं जितने भी शेल, उन सब में हमें बैकग्राउंड कलर ब्लू दिख रहा है और जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट दिख रहा है। तो यहाँ पर कोई ना कोई फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई करी है जो टीएच टैग पर दी है, जिसकी वजह से ये हमारा कलर डिफरेंट दिख रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पर शायद दिख रहा होगा कि ये जो हमारा स्मार्टफोन वाली जो लाइन है उसका शेड डिफरेंट है, बाकी का शेड अलग है, इसका शेड डिफरेंट है। तो शेड को डिफरेंट करने के लिए भी हम कलर फॉर्मेटिंग यूज करते हैं, एक तरह का सिलेक्टर यूज करते हैं जो कि हमारा ये इस चीज को सिलेक्ट करता है कि इवन वाली रो या ऑड वाली रो जिसको हम सेलेक्ट करना चाहें, सेलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ तो हमें 3 ही रोज दिखाई दे रही हैं, बट मान लो नंबर ऑफ रोज अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, 100 नंबर ऑफ रोज हैं, तो और हम चाहते हैं कि हर इवन लाइन, हमारी हर इवन लाइन का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होकर के कुछ और हो जाए, तो उसके लिए हम इवन लाइंस को सिलेक्ट करने के लिए एक टैग यूज करते हैं, एक सीएसएस सेलेक्टर यूज करते हैं जो कि nth चाइल्ड, nth मतलब सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर या इवन नंबर वाले, ऑड नंबर वाले चाइल्ड को, रोज को सेलेक्ट करता है और उस पर हम फिर कोई भी फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हमारा आता है इमेज और गैलरी के पोर्शन में। यहाँ पर जो आपको इमेजेस दिख रही होंगी, सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा इमेजेस भी हमारे राउंडेड शेप की है। राउंड करने के लिए हमें बॉर्डर रेडियस देनी होती है, तो बॉर्डर रेडियस की वजह से हमारा ये राउंडेड दिख रहा है। तो वह 4 पिक्सल, 5 पिक्सल, 8 पिक्सल कितना भी दे सकते हो अपने राउंड के शेप के हिसाब से। यहाँ पर जो हमारी इमेजेस हैं वो ग्रिड के फॉर्मेट में हमने क्रिएट कराई हैं कि एक के बाद एक हमें इमेजेस दिखती जा रही है। इसके अलावा जब हम इमेज पर होवर कर रहे हैं, होवर का मतलब जब हम कर्सर लेकर के जा रहे हैं तो इसका साइज कुछ इंक्रीज हो रहा है, इसमें स्केलिंग के हिसाब से साइज इसका इंक्रीज होता है। तो ये जो होवर वाली प्रॉपर्टी है ये भी हमने CSS का यूज करके कराया है। इसके बाद हमारा CSS बॉक्स मॉडल है। इस बॉक्स मॉडल को समझने का बस मतलब यही है कि जितना भी हमारे CSS में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे बॉक्स मॉडल को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बीच में जो टेक्स्ट दिख रहा है ये हमारा मेन एलिमेंट होता है। इसके अलावा जो आपके पास टेक्स्ट से बॉर्डर के बीच का जो गैप दिखता है वो हमारी पैडिंग हो जाती है, और जो ये ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर से दिख रहा है आपको, ये हमारा बॉर्डर है। यहाँ पे बॉर्डर का पिक्सल हमने 5 पिक्सल के अराउंड दे रखा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा हमें थिक बॉर्डर दिख रहा है। इसके अलावा बॉर्डर से लेकर के किसी दूसरे एलिमेंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी मार्जिन कहलाएगी। तो इस तरह से इसमें कंटेंट होता है, मेन मेन ये कंटेंट है हमारा। फिर उसके बाद हमारा पैडिंग है, उसके बाद हमारा ये ब्लू कलर का बॉर्डर है, और लास्ट में ये हमारी मार्जिन है। इसको देखने के लिए हम यहाँ पे इंस्पेक्ट में भी जा सकते हैं। इंस्पेक्ट में जाने के बाद हमें इस बॉक्स मॉडल वाले पोर्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे इस सेक्शन में अगर हम जाते हैं तो नीचे वाली आपको हेडिंग दिख रही है, उसमें कई सारे कलर्स आपको दिख रहे होंगे। तो इन कलर्स के बेसिस पे ही हमें डिफाइन करते हैं क्या चीज़ मार्जिन है, क्या पैडिंग है, उस तरह से हमें समझ में आ सकता है। जैसे मैं अगर इसको सेलेक्ट करूं अपने बॉक्स मॉडल वाले पैराग्राफ को, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो बीच में ब्लू कलर से इन्होंने दिखाया है वो हमारा मेन कंटेंट है। उसके बाद जो आपको ऑरेंज जैसा कलर दिख रहा है वो हमारी पैडिंग है, और उसके बाद आपको बाद का जो पोर्शन दिख रहा है वो सब हमारा मार्जिन है, और इस तरह से हमारी चीज़ें यहाँ पर शो होती हैं। ये रहा आपका बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल के CSS के अकॉर्डिंग से देखोगे तो जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो हमारी, आप कह सकते हो, पैडिंग है। उसके अलावा जो साइड साइड में बॉर्डर दिख रहा है वो हमारा बॉर्डर है। बॉर्डर के बाहर की जो स्पेसिंग है वो हमारी मार्जिन है, और बीच में हमारा मेन कंटेंट है। तो इस तरह से
जितने भी एलिमेंट्स हम CSS और HTML में यूज़ करते हैं, तो वो सारे हमारे बॉक्स मॉडल को फॉलो करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारा कंटेंट शो होता है। तो हम पैडिंग, बॉर्डर में मार्जिन, बॉर्डर कितना थिक रखना है, किस साइड का बॉर्डर रखना है, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। तो ये एक तरह से बॉक्स मॉडल के फॉर्म में है। तो बॉक्स मॉडल आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि मार्जिन क्या होती है, पैडिंग क्या होती है और बॉर्डर क्या होता है। यही समझना ही आपने बॉक्स मॉडल को अच्छे से समझ लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर HTML फॉर्म हमें दिख रहा है, यहाँ पर एक हेडिंग है, उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है नेम। नेम हमारा ये लेबल होता है और उसके बाद ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स होता है। तो नेम हमारा लेबल है और टेक्स्ट बॉक्स ये हमारा दिख रहा है। इसी तरह से ये लेबल है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। मैसेज हमारा लेबल है और ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। इस तरह से डिपार्टमेंट लेबल है और ये हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू है। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू भी हम क्रिएट करते हैं कई सारे ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर अगर हम नेम पर क्लिक करते हैं तब भी हम अपने टेक्स्ट बॉक्स में आ जा रहे हैं। इसके लिए हमें इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना पड़ता हो। उस कनेक्शन क्रिएट कराने के लिए हम आईडी और फॉर एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। जो चीज़ हम आईडी में देंगे वही इसके फॉर में देंगे, जो इसके फॉर में देंगे, लेबल के फॉर में जो देंगे वही हम अपने टेक्स्ट बॉक्स की आईडी में देंगे, ताकि हम लेबल पर क्लिक करें तो डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जाए। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कराएंगे। तो कैसे लेबल क्रिएट होगा, कैसे हमारे टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट होंगे, ये जब भी हम कोड में आते हैं तब फिर उसको अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर हमारा ये टेक्स्ट एरिया है, ये हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं सिंगल लाइन के लिए। यहाँ पर हमारा ये टेक्स्ट एरिया है। इसके बेसिस पर हम कोई बड़ा बॉक्स क्रिएट करा सकते हैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दे करके, कि कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम के इक्वली हमें बॉक्स चाहिए। तो उस तरह के बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कराने के लिए हम टेक्स्ट एरिया टैग का यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसके लिए हम सेलेक्ट टैग का यूज़ करते हैं और उसके अंदर कई सारे ऑप्शंस देते हैं। उन ऑप्शंस के बेसिस पे हमें एक ऑप्शन चूज़ करना होता है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक सबमिट बटन दिख रहा है। सबमिट बटन में कुछ खास चीज़ें, जैसे कि ये राउंड शेप का है, यानी इसके जो साइड हैं, कॉर्नर्स हैं, वो कर्व दिख रहे हैं। इसमें जो सबमिट बटन लिखा हुआ है उसके चारों तरफ कुछ गैपिंग दे रखी है। सबमिट बटन हमारा थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। इसका कलर हमें ग्रे दिख रहा है। यहाँ पर जब हम होवर कर रहे हैं तो इसका कलर ब्लू हो जा रहा है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ देने के लिए हमने बटन पे कई सारी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया हुआ है, वो भी हम कोड में देखते हैं। इसके बाद लास्ट में हमें ये फुटर वाला सेक्शन मिल रहा है। फुटर वाले सेक्शन में हमने बॉर्डर अप दे रखा है। यहाँ पर एक पतली सी लाइट कलर की लाइन दिख रही है, वो हमने एज अ बॉर्डर दे रखा है। तो बॉर्डर अप देने पर इस तरह की लाइन हमारी क्रिएट होकर के आ रही है और ये जो हमारा है ये टेक्स्ट, ये हमने इसको सेंटर कर रखा है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा HTML CSS2 का पेज है। इसको हमने समझ लिया कि हमने क्या क्या चीज़ें इस पे अप्लाई करी हैं, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें अप्लाइड हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप इमेजिन कर पा रहे होगे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हमें अप्लाई करनी है। कोड आपके माइंड में लगातार चल रहा होगा। इसके बाद जब हम अभी कोड पर आएंगे तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। लेट्स मूव टू द कोड। इसमें एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा मैं। ये जो हमारा कंप्लीट कोड है, ये यहाँ पे साइड पे कुछ कर्व में एक कॉर्नर्स दिख रहे होंगे कर्व कलर के, जिसकी वजह से ये हमारा जो इसका बैकग्राउंड है वो एक कार्ड के ऊपर प्रिंट होकर के आ रहा है। शायद आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो। बट यहाँ पे इस पे एक कॉर्नर्स है। तो इन कॉर्नर्स को अगर आप ध्यान से देखो तो ये राउंड शेप के हैं, इन पे कुछ बॉर्डर अप्लाइड है, जिसकी वजह से ये हमारा एक उभरे हुए कार्ड के ऊपर प्रिंट होकर के पूरी वेबसाइट आ रही है। इसके लिए हम यहाँ पर एक डिवीजन सेक्शन ऑन करते हैं सबसे स्टार्टिंग में, बॉडी के जस्ट बाद, और फिर लास्ट में आकर के
उस डिवीजन सेक्शन को क्लोज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो पूरी वेबसाइट का जितना भी कंटेंट है पूरे वेब पेज का, वो उसी कार्ड के ऊपर प्रिंट होकर के आता है, जिस पर हमने शैडो वगैरह प्रोवाइड कर रखी है। कैसे शैडो देंगे, कैसे ये नेविगेशन बार बनेगा, कैसे टेबल और इमेज की गैलरी, बॉक्स मॉडल, फॉर्म्स कैसे क्रिएट कराना है, इसके बारे में भी हम कोड में देख रहे होंगे। लेट्स मूव टू द कोड। इसको हम CSS में VS कोड में ओपन कर लेते हैं। ये हमारा CSS वाला पार्ट इसी के अंदर है, यानी हमने यहाँ पर इनलाइन CSS का यूज़ कर रखा है। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखिए, इस लाइन को अभी के लिए हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे स्टाइल में हम आएंगे, बॉडी वाला जो सेक्शन दे रखा है हमने, बॉडी क्या डिनोट करता है, हमारा एक बॉडी एक टैग होता है जो पूरे पेज को डिनोट करता है। जितनी भी चीज़ें हम विजिबल कराने वाले थे वो सब कुछ हम उसी बॉडी के अंदर ही रखते हैं। तो बॉडी पर अगर कोई हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो एक तरीके से वो पूरे पेज पर अप्लाई हो जाती है। यहाँ पे फॉन्ट फैमिली हमने कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं कि अगर यूज़र के पास इनमें से कोई भी फॉन्ट होगा तो प्रायोरिटी वाइज वो इन्हीं में से किसी फॉन्ट को यूज़ करके हमारी वेबसाइट को लोड कराएगा। उसके बाद लाइन हाइट दे रखी है ताकि लाइन के बीच की गैपिंग को मेंटेन कर सके। मार्जिन 0 है, पैडिंग 20 पिक्सल है। बैकग्राउंड कलर हमने कुछ वाइट जैसा शेड दे रखा है, और टेक्स्ट का कलर हमने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ग्रे कर दिया। इसके बाद डॉट कंटेनर नाम की एक क्लास बनाई है। जो मैंने अभी बताया था कि हमारा जो पूरी वेबसाइट है वो एक कंटेनर, एक कार्ड के जैसे ऊपर प्रिंट होकर के आ रही है, जिसमें हमने शैडो वगैरह भी लगा रखी है। देखिए बॉक्स शैडो हमने लगा रखी है जिसमें ब्लैक कलर दे रखा है, और अल्फा वैल्यू 0.1 दे रखी है, मतलब मिनिमम अल्फा वैल्यू दे रखी है ताकि हमारा जो स्क्रीन है, जो हमारा बॉर्डर का शेडो है, वो शेडो जैसा ही लिखे, कोई ब्लैक कलर जैसा ना दिखे। तो लाइट कलर होगा तो वो हल्का सा शेडो जैसा फील देगा। इसके अलावा बैकग्राउंड वाइट है, पैडिंग 20 पिक्सल है, और बॉर्डर की रेडियस यहाँ पर 8 पिक्सल दे रखी है। इसके बाद हमने H1 टैग पर कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट, बॉर्डर बॉटम, यहाँ पर बॉर्डर बॉटम दे रखा है 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू कलर का। अगर हम कोड में देखें, यहाँ पर आपको जो ये लाइन दिख रही थी ये बॉर्डर बॉटम की वजह से ही क्रिएटेड है। तो यहाँ पर H1 के बाद हम H2 पर आते हैं। यहाँ पे कलर और मार्जिन टॉप दे रखी है। नेविगेशन बार, अब हमारा जो ये नेविगेशन बार है इसमें हमने कई तरह की प्रॉपर्टीज अप्लाई करी है, तब जाकर ये एक नेविगेशन बार क्रिएट हुआ है, तो उसको ध्यान से देखेंगे। नैव टैग, जिस टैग के अंदर हम अपने सारे कंटेंट को रखते हैं नेविगेशन बार क्रिएट करते वक्त, वो हमारा नैव टैग होता है। नैव टैग इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमें नैव टैग यूज़ करते हैं, हम div में भी रख सकते हैं। बट नैव टैग यूज़ करने का सिंपल सा मतलब यही होता है कि अगर हमारे पास कोई मीनिंगफुल टैग है चीज़ों को कंटेन करने के लिए, तो हम हर जगह पर डिवीजन टैग का यूज़ नहीं करते, उस मीनिंगफुल टैग का यूज़ करते हैं ताकि कभी भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसी कोई चीज़ हो, मतलब अगर सर्च इंजन हमारे वेबसाइट पर आएगा तो जो मीनिंगफुल टैग में अगर हमें कंटेंट रखा होगा तो वो उसको अच्छे से एनालाइज कर पाएगा, पूरी वेबसाइट को हमारी समझ पाएगा कि कौन सा पार्ट किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है। इवन हमारे लिए भी इजी हो जाता है कि हाँ ये नैव पार्ट के अंदर चीज़ें हैं, इसका मतलब ये नेविगेशन बार को क्रिएट कराने के लिए यूज़ हो रही है। तो यहीं इसीलिए हम लोग HTML में नैव टैग और टेबल टैग, इस तरह के बहुत सारे टैग्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पर नैव टैग है, नैव टैग में हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया, ओवरफ्लो हिडन कर दिया, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल और मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल दे दी। इसके बाद नैव यूएल, ये तो हमने डायरेक्ट नैव टैग पे कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करी है। इसके अलावा नैव यूएल, यूएल का मतलब होता है आप जानते हैं अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कराने के लिए होता है। तो यहाँ पर नैव यूएल यूज करने का पर्पज यही है कि नेविगेशन बार के अंदर जो यूएल टैग है, ऐसा यूएल टैग जो नेविगेशन बार के अंदर हमें दिख रहा है, उसी यूएल टैग को हमें सेलेक्ट करना है
और उसी के ऊपर हमने ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने उसी के ऊपर अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर हमने nav एक पेरेंट हमारा टैग था, उसके अंदर यूएल हमारा चाइल्ड टैग था। तो इस चाइल्ड टैग को सिलेक्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर टैग को जो nav के अंदर है उसको सिलेक्ट करने के लिए हमने nav यूएल का यूज किया है। इसमें लिस्ट स्टाइल टाइप हमने नन कर दिया, मार्जिन और पैडिंग 0 कर दी और डिस्प्ले हमने यहाँ पर फ्लेक्स कर दिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे जो ये जितने भी ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं अबाउट सर्विस कॉन्टैक्ट और होम के, ये सारे हमने यूएल टैग का यूज यानी अनऑर्डर लिस्ट के फॉर्म में क्रिएट कराया था। फिर इसको फ्लेक्स दे करके हमने एक स्ट्रेट लाइन में सीधा इसको डिनोट कर दिया। तो जब ये फ्लेक्स बन जाते हैं तो ये इस तरीके से हमें दिखने लगे। इसके अलावा फ्लेक्स होने पर हम बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने इसके अंदर के जो एल थे लिस्टिंग के लिए जो हमने यूज किया था उसको फ्लेक्स 1 कर दिया। जब हम फ्लेक्स 1 करते हैं तो उसके साथ हमारे पास कई सारी प्रॉपर्टीज वहां पर अप्लाइड हो जाती हैं। तो जो प्रॉपर्टीज वो अप्लाइड होती हैं वो हमारे इस कंटेंट को जो भी हमारा फ्लेक्स के फॉर्म में है इसको इवनली डिवाइड करती हैं। और अगर हम इसको छोटा भी करते हैं, अभी तो ये दूसरी तरह हो गया, इसको मैं समझाऊंगा ये कैसे हुआ। अगर इसको हम थोड़ा बहुत छोटा भी करते हैं तो ये क्या हो रहा है, ये आपस में इवनली एडजस्ट हो जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि होम वाला टैब ज़्यादा बड़ा हो जाए ये छोटा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये बराबर से सही तरीके से सही गैपिंग के साथ में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहे हैं। तो इस सब का रीज़न यही होता है फ्लेक्स इज इक्वल टू 1 देना, शॉर्टकट तरीका है। इसके बाद हम आते हैं nav ए पे। नेविगेशन बार के अंदर जो एंकर टैग है उसको सिलेक्ट करने के लिए हमने nav ए लिखा है। इसमें हमने डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, कलर वाइट कर दिया, टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर कर दिया, पैडिंग 14 और 16 पिक्सल और टेक्स्ट का डेकोरेशन नन कर दिया। टेक्स्ट डेकोरेशन हमारा वही होता है कि हम टेक्स्ट पे कोई कलर देना चाह रहे हैं या टेक्स्ट को बोल्ड या इटैलिक करना चाह रहे हैं या अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, ये सब हमारे टेक्स्ट डेकोरेशन होते हैं। इसके बाद हमने nav ए होवर, इसका मतलब है एंकर टैग के ऊपर अगर हम होवर करेंगे कर्सर को लेकर के जाएंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर ये हो जाना चाहिए। इसके अलावा हमने nav ए डॉट एक्टिव करा है, मतलब एंकर टैग के अंदर हमने एक क्लास क्रिएट करा ली एक्टिव नाम की। इस क्लास को हम वहां पर कॉल कराएंगे जिसको हम एक्टिव क्रिएट कराना चाहते हैं। मतलब जहाँ जैसे हमने यहाँ पर होम वाले टैब को एक्टिव कराना था तो यहाँ पर हमने रेड कलर इसको प्रोवाइड कर दिया। तो इस क्लास को हम उसी जगह पर कॉल करा रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा टेबल है। टेबल पे हमने सबसे पहले विड्थ दे दी 100%, बॉर्डर कोलैप्स कर दिया, मार्जिन 20 पिक्सल दे दी। ठीक है। इसके बाद टीएच और टीडी, टीएच और टीडी हमारा एक साथ कंबाइन वे में कुछ प्रॉपर्टी दी है हमने। उसके बाद टीएच पर अलग से प्रॉपर्टी भी दी है। तो यहाँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड लाइट कलर का बॉर्डर दिया है हमने, पैडिंग 12 पिक्सल दी है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट दे दिया। टीएच पर हमने बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दिया है और टेक्स्ट का कलर वाइट दे दिया है, जिसकी वजह से हमारी टेबल कुछ इस तरह से दिख रही है। जितने भी टीएच हमारे बनेंगे उनमें बैकग्राउंड कलर ब्लू फिल हो जाएगा और टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर दिया है टी आर nth चाइल्ड। तो टी आर हमारा रो है जिसके हम nth चाइल्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं। कौन से nth चाइल्ड को, वो चाइल्ड जो इवन नंबर पर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप 2 भी लिख देते हो तब भी वो सेलेक्ट कर लेता है। तो हर दूसरे नंबर पर आने वाले चाइल्ड को वो सेलेक्ट करेगा और उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके कुछ उसका शेड डिफरेंट कर देगा। यहाँ पे हल्का सा डिफरेंट शेड दे दिया गया। इसके अलावा डॉट फॉर्म ग्रुप नाम से एक क्लास बनाई है। इस क्लास को हम तब कॉल कराएंगे जब हमें मार्जिन देनी होगी। अगर हमें मार्जिन 15 पिक्सल की देनी है तब हम इसे डॉट फॉर्म ग्रुप नाम की क्लास को कॉल, हमें पता है हमें हर टेक्स्ट बॉक्स यानी जैसे हम यहाँ पर देखें हमने जो फॉर्म क्रिएट कराया है तो हमारा नेम है और फिर उसके बाद हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। तो ये नेम और टेक्स्ट बॉक्स के बाद थोड़ी हमें ज़्यादा
15 पिक्सल की गैपिंग देनी है। फिर इन दोनों को ग्रुप किया है, फिर कुछ गैपिंग दे रखी है, फिर इन दोनों को ग्रुप किया है, फिर कुछ गैपिंग दे रखी है, फिर इन दोनों को ग्रुप किया है। तो इस तरह की चीज़ों को करने के लिए हम बार-बार इसमें मार्जिन नहीं लगाएंगे, हम सीधे इस पूरे को, इन दोनों चीज़ों को, नेम को, टेक्स्ट बॉक्स को डिवीज़न में रखेंगे और उस डिवीज़न में एक क्लास कॉल कराएंगे फॉर्म ग्रुप नाम की, जिसकी वजह से इन दोनों पर सेम मार्जिन अप्लाई हो जाएगी बाद में 15 पिक्सल। जैसे ही ये हमारा क्रिएट होगा उसके जस्ट बाद ये 15 पिक्सल की मार्जिन को क्रिएट कराएगा। तो इस तरह से मार्जिन देने के लिए हम 15 पिक्सल यहाँ पे एक क्लास बना ले रहे हैं, सीधे से उसी क्लास को कॉल कराते रहेंगे। फिर लेबल को हमने डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल कर दी और फॉन्ट का वेट बोल्ड कर दिया। लेबल आप समझ पा रहे होगे क्या चीज़ें हैं, जितने भी ये नेम, ईमेल, मैसेज, डिपार्टमेंट, ये सारे हमारे लेबल होते हैं। इसके अलावा हमें इनपुट टाइप्स को सेलेक्ट करना होता है, तो उसे हम इस तरह से सेलेक्ट करते हैं। जैसे इनपुट टाइप हमने टेक्स्ट दिया है, तो इस तरह लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। हालांकि हमने यहाँ पर कोई भी पासवर्ड जैसी चीज़ यूज़ नहीं करी है, बट हमने समझाने के लिए उसको भी ऐड कर दिया है कि इस तरह से इनपुट टाइप हम पासवर्ड भी ले सकते हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पे सेलेक्ट का यूज़ किया है, सेलेक्ट टैग का यूज़ करके ही हम अपने ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करा रहे हैं। और टेक्स्ट एरिया, जिसे हमने जो मैसेज वाला लिया है, इसका हमने क्रिएट कराने के लिए टेक्स्ट एरिया टैग का यूज़ किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमने टेक्स्ट एरिया को भी सेलेक्ट कर लिया। अब ये जितनी भी चीज़ें सेलेक्टेड हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ईमेल, सेलेक्ट और टेक्स्ट एरिया, ये चारों चीज़ें हमारी इन सारी प्रॉपर्टीज़ के साथ आएंगी। यानी इनका रेडियस होगा, इनकी पैडिंग होगी, विड्थ होगी, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स होगा, इस तरह की कुछ चीज़ें, जैसे कि विद 100% है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर दिख रही हैं। तो हमने इसको, ये हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ये इनपुट टाइप ईमेल है, ये इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया है, मतलब टेक्स्ट एरिया टैग का यूज़ हुआ है। यहाँ पर हमारा सेलेक्ट टैग का यूज़ हुआ है। तो इन चारों को हमने यहाँ पर एक साथ सेलेक्ट कर दिया लिख करके। अब इन पर जो भी हम चाहें वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने ये कुछ प्रॉपर्टीज़ इन पर अप्लाई कर रखी है। इसके बाद हमारा आता है बटन। बटन पर भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करी, जैसे बैकग्राउंड कलर, इसका कलर, पैडिंग, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, कर्सर पॉइंटर और फॉन्ट साइज 16 पिक्सल। कर्सर पॉइंटर का मतलब है इस पे अगर हम लेकर के आ रहे हैं कर्सर, तो ये हैंड जैसा शेप बन जा रहा है। तो इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज हमने बटन पर अप्लाई करी है। उसके बाद जब बटन पर होवर करें तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होकर के ब्लू कलर हो जाए, या कोई भी कलर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। यहाँ पे यूएल डॉट सर्किल और ओएल डॉट रोमन नाम की क्लास बनाई है, और इसका लिस्ट स्टाइल टाइप चेंज करके सर्किल, और ओएल मतलब ऑर्डर लिस्ट का लिस्ट स्टाइल टाइप चेंज करके अपर रोमन कर दिया। इन क्लासेस को हम वहाँ कॉल कराएंगे जहाँ पर हम यूएल और ओएल क्रिएट करा रहे थे। कहाँ पर क्रिएट करा रहे थे, जैसे आपको दिख रहा है, जैसे ये लिस्टिंग वाले पार्ट में हमने यूएल और ओएल को क्रिएट कराया है। तो इनका हम चाहते हैं कि जो इनपुट का टाइप, लिस्ट का स्टाइल टाइप है, वो चेंज हो जाए। तो लिस्ट स्टाइल टाइप चेंज करने के लिए ही हमने वो दो क्लासेस बनाई हैं, उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ये बुलेट से हमारा सर्किल हो जाएगा, 1 2 3 नंबर से हमारा अपर रोमन में चेंज हो जाएगा। फिर हमारी डॉट गैलरी नाम की क्लास। डॉट गैलरी में हमने यहाँ पे डिस्प्ले को ग्रिड कर दिया है। उसके बाद ग्रिड की टेम्पलेट हम क्या कर रहे हैं, रिपीट करते हुए ऑटो फिट मिन मैक्स 150 पिक्सल 1 फ्रैक्शन के साथ में क्रिएट कराते जा रहे हैं। इनके बीच की जो गैपिंग होगी वो 10 पिक्सल की होगी, पैडिंग हमारी 10 पिक्सल की होगी। इस तरह से हमारी इमेजेस एक के बाद एक, जितनी भी हम इमेजेस ऐड कराएंगे वो एक गैलरी के फॉर्म में एक के बाद एक इमेज ऐड होती चली जाएंगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक गैलरी क्रिएट करा ली सिंपल सी। फिर डॉट गैलरी IMG है, विद हमने 100% दे दिया। इसका मतलब है उस क्लास, मतलब जहाँ पर हमने गैलरी नाम की क्लास को कॉल कराया है, उस पोर्शन के अंदर अगर कोई IMG टैग हमें दिख रहा है, मिल रहा है,
तो उसको सेलेक्ट करने के लिए, उन आईएमजी टैग्स को सेलेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर ये लाइन लिखी है कि डॉट गैलरी आईएमजी। अब वही आईएमजी टैग सेलेक्ट होंगे जो डॉट गैलरी क्लास के अंदर मिल रहे होंगे। तो इन सारी आईएमजी टैग्स को यानी इमेजेस को हमने सेलेक्ट करके उस पर कुछ प्रॉपर्टीज दे दी। बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल कर दिया, हाइट ऑटो हो जाएगी, विद 100% रहेगी। बॉक्स का शेडो हमने दे दिया है, इसमें आप कितने भी कलर दे सकते हो। यहाँ पर पिक्सल्स के हिसाब से आपके कलर का जो लेफ्ट राइट अप डाउन चीज़ें होंगी वो चेंज हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे कलर हमने ब्लैक कलर और अल्फा वैल्यू दे रखी है। ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म ने 0.3 सेकेंड ईज लगा रखा है। आप कोई और भी ट्रांजिशन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जैसे अगर हम इमेज पर होवर करते हैं तो ये ट्रांजिशन इस पे वर्क कर रहा है। फिर यहाँ पे स्केलिंग हमने दे रखी है 1.05, इसको एक बार 2.05 करके देख लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो इमेजेस हैं वो क्या हो जाएंगी, वो थोड़ी इंक्रीज होनी चाहिए इस तरह से। ये जो हमारी इमेज है इसकी स्केलिंग से क्या हो रहा है, इसका साइज बढ़ रहा है, तो इसका साइज हमारा इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। इसको फिर से 1.05 कर लेते हैं। फिर हमारा डॉट बॉक्स मॉडल डेमो है। जो बॉक्स मॉडल वाली क्लास हमने कॉल कराई थी, जैसे हमारा यहाँ पर ये जो बॉक्स दिख रहा है, तो इस पैराग्राफ के ऊपर हमने एक बॉक्स क्रिएट कराया है। इस बॉक्स को क्रिएट कराने के लिए इस पैराग्राफ के ऊपर हमने ये प्रॉपर्टीज दे रखी है कि बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट का कलर भी दे दिया, पैडिंग भी दे दिया, बॉर्डर भी हमने दे दिया, मार्जिन 30 पिक्सल दे दी और बॉर्डर का रेडियस 10 पिक्सल दे दिया। तो इस तरह से हमने इस पे मार्जिन, पैडिंग जैसी सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रखी है। तो हमारा ये बॉक्स मॉडल का एग्जांपल हो गया। इसके बाद हमारा यहाँ पे मीडिया क्वेरीज दिख रही है। ये हमारा रेस्पॉन्सिव पेजेस बनाने के लिए यूज होता है। मान लीजिए हम अपने पेज को सिस्टम पर, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर ओपन कर रहे हैं, इसे हम अपने टैबलेट में भी ओपन करेंगे, मोबाइल फोन्स में भी ओपन करेंगे। तो मोबाइल फ़ोन पर हमें कोई वेबसाइट किसी अलग तरीके से दिख रही है, मतलब उसमें कुछ माइन्यूट से चेंजेस हो जा रहे हैं, थोड़ा-सा एडजस्ट हो जा रही है हमारे मोबाइल के हिसाब से। और अगर हम सिस्टम पर उसको ओपन कर रहे हैं तो हमारे वो सिस्टम के हिसाब से एडजस्ट हो जा रही है। तो इस तरह का जो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता है, इसको क्रिएट कराने के लिए हम मीडिया क्वेरीज का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमने मैक्सिमम विड्थ दे दी है 768 पिक्सल। तो इससे क्या होगा, जैसे ही हमारा 768 पिक्सल से हमारा जो स्क्रीन है वो कम होगा, वो कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाइड हो जाएंगे उसके ऊपर। जैसे जो नेविगेशन बार का जो यूएल था उसका फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज होकर के कॉलम हो जाएगा, और गैलरी के अंदर जितनी भी इमेजेस हैं उनकी मार्जिन 10 पिक्सल और फ्लोट उनका नन हो जाएगा, विद 100% ही रहेगी। तो ये प्रॉपर्टीज उन पर अप्लाई हो जाएंगी। जैसे अगर हम इसके साइज को थोड़ा छोटा करें, यहाँ से ये हमारा नेविगेशन बार है, आप देख पाएंगे जैसे ही हमारा 768 पिक्सल से ये थोड़ा भी कम होगा, इसका जो डिज़ाइन है वो चेंज हो करके क्या हो गया, पहले रो में था अब ये कॉलम में चेंज हो गया। तो ये हमारा जो डिस्प्ले है वो चेंज हो करके, जो फ्लेक्स का डायरेक्शन है वो चेंज हो करके कॉलम हो गया। तो इस तरह की हम क्वेरीज कुछ अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे ही हमारा जो साइज़ है वो फ़ोन के हिसाब से या लैपटॉप के से टैबलेट के हिसाब से चेंज हो, तो उसमें वेबसाइट्स में भी कुछ चेंजेस आ जाएँ जिससे यूज़र के लिए उसको यूज़ करना और ईज़ी हो जाए। तो इसे ही रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बोलते हैं। इसके अलावा हमारा मेन अब एचटीएमएल वाला कोड स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पर हमने डिवीजन क्लास कंटेनर को कॉल करा है। इसी कंटेनर के अंदर हम अपने पूरे पेज को स्टोर कर रहे हैं। तो इस कंटेनर डिवीजन वाली लाइन को हम यहाँ पकड़ते हैं और इससे नीचे चले आते हैं। तो ये डिवीजन हमारा सबसे लास्ट में क्लोज हुआ है, जहाँ पर हमारा फुटर वाला पोर्शन है बॉडी से जस्ट पहले। तो इसका मतलब है इस कंटेनर के अंदर ही हमारा सारा एलिमेंट, सारा कोड विजिबल हो रहा है। इसके बाद हमने यहाँ पर हेडर वाला सेक्शन ओपन कर लिया। हमें पता है हमें वेबसाइट को 3 पार्ट में क्रिएट कराना होता है। सबसे पहले हेडर वाला पार्ट होता है, फिर उसके बाद मेन वाला पार्ट होता है, और फिर लास्ट में जा कर के हमारा फुटर वाला पार्ट होता है।
तो ये हमारा मेन क्लोज हो गया। फिर लास्ट में छोटा सा हमने फुटर क्रिएट करा दिया है। तो इस तरह से 3 सेक्शन में हम अपनी वेबसाइट को डिवाइड करते हैं। हेडर के अंदर हमने रखा है अपना नेविगेशन को और एक छोटी सी हेडिंग और पैराग्राफ को। यहाँ पर आप देख पा रहे हो हेडिंग हमने H1 टैग पे जो प्रॉपर्टी अप्लाई करी थी उसके बेसिस पे यहाँ पर इसका कलर और अलाइनमेंट वगैरह चेंज हो जाएगा। इस वाले पैराग्राफ पे हमने यहाँ पर इनलाइन CSS का यूज कर लिया है। डायरेक्टली हमने इसी लाइन में स्टाइल टैग का यूज करते हुए, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हुए यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमें कोई क्लास नहीं दिख रही है क्योंकि यहाँ पर हमने डायरेक्टली टैग के ऊपर प्रॉपर्टीज अप्लाई करी थी। जैसे nav टैग पे कुछ प्रॉपर्टी दी थी, फिर उस यूएल टैग पे जो nav के अंदर हमें दिखे उस पर प्रॉपर्टीज थी, फिर nav के अंदर वाले li टैग्स पर हमने प्रॉपर्टीज दे रखी थी। तो वो सारी प्रॉपर्टीज के हिसाब से ही हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक चीजें चेंज हो जाएंगी। बट हमने एक क्लास बनाई थी एक्टिव नाम की, तो उस एक्टिव वाली क्लास को यूएल डॉट एक्टिव वाली क्लास को हम यहाँ पे कॉल कराएंगे ताकि हमारा जो होम है वो एक्टिव फॉर्म में दिखे और इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए। जो चीज़ें हमने इस एक्टिव वाली क्लास में प्रोवाइड करी थी वो इसमें अप्लाई हो जाएंगी होम के ऊपर। इसके अलावा हमारा मेन वाला सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमने सेक्शन आईडी होम दे दी है। आपको पता होगा आईडी हम क्यों देते हैं, ताकि हम अपने नेविगेशन बार को इस पूरे सेक्शन से कनेक्ट करा सकें और नेविगेशन बार पे क्लिक करते ही हम इसी सेक्शन पर आ जाएं। इसके बाद हमने देखिए S2 एलिमेंट दिया है, हेडिंग 2 दे दी है जिस पर भी कुछ प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई करी थी। फिर एक सिंपल सा पैराग्राफ है, फिर S3 है और एक पैराग्राफ है। आपको पता होगा लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल बनाने के लिए हम एंड LT और एंड GT का यूज करते हैं। उसके बाद H6 में भी सेम चीज हमने करी है। यहाँ पर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग टैग का हमने यूज किया है इसको बोल्ड करने के लिए, और फिर उसके बाद EM टैग का यूज किया है इटैलिक करने के लिए, और इटैलिक के बाद हमें दिख रहा अंडरलाइन के लिए U टैग यूज हुआ है, और लिंक लगाने के लिए हमने href टैग, यहाँ पे हैशटैग लिंक लिख दिया। आप चाहे तो कोई भी URL दे सकते हैं जिसके हिसाब से वो उस पोर्शन पे हमें पहुंचाएगा। यहाँ पे हमने आईडी दी है तो जो भी आईडी हम जहाँ पे यूज करेंगे वहां पर ये डायरेक्ट हमें लेकर के जाएगा। इसके अलावा S3 हेडिंग है, P पैराग्राफ है। यहाँ पे दिख रहा होगा सर्कल नाम की क्लास, हमने यूएल डॉट सर्कल करके एक क्लास क्रिएट कराई थी जिसमें लिस्ट का स्टाइल टाइप हमने चेंज करके कुछ और कर दिया था। क्या कर दिया था? सर्कल कर दिया था। तो यूएल का जो स्टाइलिंग होगी, जो एलाइस के आइटम 1 2 3 के आगे जो सिंबल बन के आएगा वो सर्कल फॉर्मेट में आएगा। और यहाँ पर जो ऑर्डर लिस्ट है हमने रोमन है, इसके अंदर हमने ऑर्डर लिस्ट टाइप था, वो लिस्ट का जो टाइप था उसको अपर रोमन रखा था, तो यहाँ पर ये अपर रोमन के फॉर्मेट में आएगा। इसके बाद हमारा टेबल वाला पोर्शन है, टेबल में कुछ हेडिंग और पैराग्राफ है, टेबल है। फिर टी हेड का यूज किया है हमने, फिर इसके अंदर TR के अंदर TH दिया है। तो जितने भी TH थे उन पर हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करी थी कि इनका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए, टेक्स्ट कलर वाइट हो जाए, तो उस हिसाब से ये चीज़ें ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएंगी क्योंकि हमने टैग पर ही प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी थी। फिर हमारा टी हेड वाला पोर्शन क्लोज, फिर टी बॉडी में आ गया। टी बॉडी के अंदर TR है, तो जितने भी TR है पहला छोड़ करके जितने भी इवेंट नंबर वाले TR होंगे उन पर हमने सेलेक्टर लगाया था कि उनको सिलेक्ट करके उनका कुछ बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया जाए। तो उसके हिसाब से हमारा जो इवेंट वाला होगा वो हमारा सेलेक्ट होकर के इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। फिर टी बॉडी क्लोज हो गया, फिर टेबल टैग, फिर इसके बाद ये हमारा सेक्शन क्लोज। अब सेक्शन आईडी सर्विस पे आते हैं, इमेज और गैलरी वाले पोर्शन पे। यहाँ पे हमने एक गैलरी नाम की क्लास बनाई थी, उस पर कुछ प्रॉपर्टीज दी थी। फिर हमने डॉट गैलरी IMG लिखा हुआ था, उसका ये मतलब था कि उस IMG टैग को सिलेक्ट करो जो गैलरी क्लास के अंदर आपको दिख रहा है। तो ये डिवीजन यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ क्लोज हुआ है, तो ये पूरा गैलरी क्लास के अंदर है, तो इसके अंदर के इस IMG टैग को ये सेलेक्ट करेगा और उस पर प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देगा। फिर हमारा बॉक्स मॉडल वाला सेक्शन है, सिंपल हमने बॉक्स मॉडल डेमो नाम से एक क्लास बनाई थी, उसको हम इस केवल पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस पर हमारी
मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, ये सारी चीज़ें अप्लाई हो गई थी। सेक्शन आईडी हमारा कॉन्टैक्ट हो गया। इसमें हम फॉर्म क्रिएट करा रहे हैं। फॉर्म क्रिएट कराने के लिए सबसे पहले फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं। इसके अंदर ही सारी चीज़ें हम क्रिएट कराएंगे। डिवीज़न में हमने दिया है क्लास फॉर्म ग्रुप। मैंने बताया था कि फॉर्म ग्रुप हम केवल 15 पिक्सल की मार्जिन देने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हर चीज़ों को, जैसे लेबल और इनपुट है, इन दोनों को एक साथ कंबाइन वे में दिखाने के लिए, उनके बाद थोड़ी सी गैपिंग प्रोवाइड कराने के लिए हमने यहाँ पे मार्जिन ऑलरेडी 15 पिक्सल हर जगह पर दे रखी है, ताकि ये प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ में हमें सारे ऑप्शन शो हों। तो यहाँ पे फॉर्म ग्रुप नाम का डायरेक्ट हमने एक क्लास ही क्रिएट करा ली, जिसमें 15 पिक्सल की मार्जिन दे दी, और उन सब ग्रुप में हम इनको कॉल करा ले रहे हैं। बाकी आपको पता है लेबल में फॉर का यूज़ करके हमने नेम लिखा है, और सेम चीज़ आईडी में भी हमने नेम लिख दिया है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। और नेम पर हम क्लिक कर रहे थे जब लेबल पे, तो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम आ जा रहे थे। जैसे ये हमारा, अगर यहाँ पर आए, इस पर हम नेम पर क्लिक करें, तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से कनेक्शन क्रिएट कराने के लिए हमने फॉर और आईडी का यूज़ किया था। टाइप में हमने ईमेल लिखा है। टाइप ईमेल लिखने की वजह से जब हम इसमें कोई भी कोड लिखेंगे, मतलब कुछ भी हम डेटा लिखेंगे, तो अगर हम इसको इनपुट कराना चाहें, पहले तो इसको कुछ फिल कर देते हैं। यहाँ पर हमें इस तरह से देगा, प्लीज इंक्लूड एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस। तो इसके अंदर ईमेल एड्रेस में हमें एट द रेट लिखना पड़ेगा, डॉट लगाना पड़ेगा। एक ईमेल वाले फॉर्मेट में, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे, तभी उस डेटा को वो एक्सेप्ट करेगा। ये छोटा सा वैलिडेशन लगाने के लिए हम यहाँ पर इनपुट टाइप ईमेल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें उसमें ईमेल एक प्रॉपर वैलिड ईमेल ही चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे इनपुट टाइप ईमेल ले सकते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट भी यहाँ पर ले लिया है। और रिक्वायर्ड लिखने का रीज़न क्या है कि अगर हम इन में से किसी भी फील्ड को छोड़ देते हैं, अगर हम उन्हें फिल नहीं करते हैं, तो वो भी एक एक्सेप्टेंस नहीं होगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पर एक फील्ड को कुछ भी प्रिंट नहीं किया था, कुछ भी इनपुट नहीं किया था, और डायरेक्ट इंटर कर दिया, तो बोल रहा है प्लीज फिल आउट द फील्ड। इसमें हमने डायरेक्ट एंटर कर दिया, तो भी मतलब कोई भी एक फील्ड अगर रह जाएगी तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें हमने रिक्वायर्ड दे रखा है सभी में, तो सारी फील्ड्स को फिल करना रिक्वायर्ड है। इसके अलावा यहाँ पर जो नेम होता है, इसके अंदर जो नाम लिखा होता है वो हमारे वेरिएबल का नाम होता है। जब भी हम डेटाबेस में टेबल क्रिएट कराएंगे, तो उसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे, उनका नेम हम सेम नाम से लेंगे। जैसे नेम नाम का एक एट्रीब्यूट बनाएंगे, एक ईमेल नाम का बनाएंगे, और एक हम यहाँ पर मैसेज नाम का बनाएंगे। इसके अंदर हम एक डिपार्टमेंट नाम का। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स के अंदर ही हमारा डेटा सेव होगा। जो भी यूज़र हमें इनपुट के फॉर्म में डेटा देगा, वो हम उस टेबल में, डेटाबेस में, उस टेबल में डेटा को सेव करा रहे होंगे। ठीक है, तो हम टाइप समझ गए, आईडी समझ गए, नेम समझ गए, और रिक्वायर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं ये समझ गए। यहाँ पर हमें वैल्यू का एट्रीब्यूट भी दिख रहा है। वैल्यू के अंदर हम कुछ ऐसी वैल्यू देते हैं, जैसे यहाँ पर तो हम टेक्स्ट बॉक्स ये सारी चीज़ें टेक्स्ट बॉक्स में हम यूज़र से इनपुट रिटर्न फॉर्मेट में ले लेंगे। बट यहाँ पर हम यूजर से डायरेक्ट कुछ राइट नहीं करवा रहे हैं, हम उससे केवल सेलेक्ट करवा रहे हैं। इनमें से कोई एक ऑप्शन वो सेलेक्ट करेगा। तो कोई भी ऑप्शन वो सेलेक्ट करे, बट हमें डेटाबेस में कुछ वैल्यू भी तो इसके अकॉर्डिंग सेव करानी है। तो इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से वैल्यू को सेव करा सकते हैं। क्योंकि इनमें से कोई एक ही वैल्यू सेव होगी, इसलिए हमें वेरिएबल भी केवल एक ही चाहिए। जब हम चेक बॉक्स यूज़ करते हैं, तो हमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स क्रिएट करने होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक से ज़्यादा वैल्यू सेलेक्ट करने के ऑप्शंस होते हैं। जितनी वैल्यूज, उस हिसाब से हमारे पास वेरिएबल्स, या आप कह सकते हो एट्रीब्यूट्स भी होने चाहिए। नॉर्मल यहाँ पर हमने एक बटन बना दिया है, जो हमारा टाइप है वो सबमिट कर दिया है, और यहाँ पर सबमिट हमने उसके अंदर प्रिंट करा दिया है। तो ये सबमिट पर ही हमने कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करी थी बटन टैग पर, कि उसका टेक्स्ट साइज इतना हो जाए,
पैडिंग, बैकग्राउंड कलर, वो सारी चीज़ें हमने बटन टैग पर दी थी, उसके हिसाब से वो अप्लाई हुई है। फिर यहाँ पे हमने फॉर्म टैग को क्लोज कर दिया, फॉर्म टैग हमारा खत्म। सेक्शन को भी यहाँ पे क्लोज कर दिया और मेन को भी क्लोज कर दिया। लास्ट में हमारा फुटर वाला पोर्शन है। यहाँ पर भी हमने इनलाइन सीएसएस यूज करी है। देखिए हमारा ये स्टाइल एट्रीब्यूट है, इसमें हमने टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर दिया है, मार्जिन टॉप 30 पिक्सल दिया है, पैडिंग टॉप 20 पिक्सल दे रखी है। और यहाँ पर बॉर्डर टॉप, टॉप का जो बॉर्डर था बहुत हल्की सी लाइन शो हो रही थी, कुछ वाइट के शेड में कलर था, और 1 पिक्सल पतली सी लाइन थी। तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे इनलाइन सीएसएस का यूज करके दे दिया है। एंड कॉपी हमारा कॉपीराइट के सिंबल को क्रिएट कराने के लिए यूज हुआ है। बाकी हमारा ये नॉर्मल सा पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट है। फिर उसके बाद हमारा फुटर वाला पोर्शन क्लोज, डिवीजन क्लोज, बॉडी क्लोज, एचटीएमएल कोड। इस कोड को मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दे रहा हूँ। आप इसको ओपन करिए, रन कराइए, इसके अंदर कुछ चेंजेस करिए, एक एक लाइन को समझिए। इसके बेसिस पे आप कुछ असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं, अपनी तरफ से कोई एक वेबसाइट अपने थॉट्स के हिसाब से क्रिएट करा सकते हैं। इससे काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी, चीज़ें समझ में आएंगी कि किस तरह से चीज़ें क्रिएट होती हैं, कैसे उन पे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ की पॉसिबिलिटी हैं। अभी ये काफ़ी बेसिक लेवल का है, अभी बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है। करंटली जो चलती हैं चीज़ें उस हिसाब से बहुत एडवांस लेवल में चलती हैं, बट अगर आप इन सारे कोड को खुद से लिख पाएंगे, समझ पाएंगे, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपका बेसिक्स स्ट्रांग होगा, बेसिक आप अच्छे से स्ट्रांग करिए, ताकि आगे चल के कोई भी टिपिकल कोड भी अगर आपको दिखे तो उसको आप अच्छे से समझ पाओ, लाइन बाय लाइन आपको पता हो कि किन चीज़ों का क्या मतलब होता है। क्योंकि अगर आपने खुद से यूज़ किया होगा, कोड को खुद से टाइप किया होगा, तभी वो चीज़ें आपके दिमाग में रह जाएंगी, याद रहेंगी। अदरवाइज अगर आप केवल वीडियोस देख लोगे, पढ़ लोगे, तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, बट वो हमेशा आपको याद रहेंगी, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा, चीज़ों को खुद से समझ करके अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें हमेशा के लिए याद रहेंगी और आप उसको बहुत अच्छे से डीपली समझ पाओगे। तो छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ही आप सॉल्व करिए, बट एटलीस्ट चीज़ों को खुद से ट्राई करिए। कॉपी करने की कोशिश मत करिए, खुद से आइडियाज़ लाइए, खुद से चीज़ें क्रिएट कराइए। कहीं से कॉपी करिए भी तो उसको लिखने की कोशिश खुद से करिए, और उसकी लाइन बाय लाइन कोडिंग को अंडरस्टैंडिंग भी होना ज़रूरी है, ताकि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सकें। तो यहीं पे हम HTML CSS 02 के पार्ट को ख़त्म करते हैं। आगे हम जावास्क्रिप्ट भी सीखेंगे, कुछ छोटे मोटे असाइनमेंट्स को भी सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए यहीं पर चीज़ों को ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो completely।